आप सभी एस्पिरेंट्स का आपके अपने इस चैनल लक्ष्य द पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा काफी गंभीर है और यह करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में यूजीसी ने अपना एक कानून पास किया जिसको कि सामान्य वर्ग के छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। यूजीसी का यह कानून यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के नाम से जाना जाता है और यह 13 जनवरी 2026 को पारित हुआ। 15 जनवरी को सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इसे लागू कर दिया गया। इसके बाद से सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वे सड़कों पर आक्रोशित होकर के नारे लगा रहे हैं। उनका मानना है कि यूजीसी का यह काला कानून वापस होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रताड़ित किया जाएगा। हालांकि यूजीसी का दावा, जो कि सरकार की एक स्वायत्त संस्था के तौर पर कार्य करती है, विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करने का कार्य करती है और महाविद्यालयों को, उसका दावा है कि इससे महिलाओं के साथ, एससी एसटी के साथ और ओबीसी के साथ जो विश्वविद्यालयों में भेदभाव होता है उसको दूर करने में मदद मिलेगी और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। लेकिन मुद्दा यही है कि जब इसके हम प्रावधानों को देखते हैं तो सामाजिक न्याय की बजाय सामाजिक विभाजन की खाई अधिक दिखाई देती है। ऐसा विरोध करने वालों का दावा है और इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो इस कानून के बनने के बाद ही एक घटना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पे यह न्यूज काफी वायरल हो रहा है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि स्नातक थर्ड ईयर की एक सामान्य वर्ग की छात्रा को एससी कैटेगरी के एक छात्र ने लव लेटर लिखा। उसके बाद वह छात्रा अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस की, अपने माता पिता को सूचित किया। उसने उस लव लेटर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। वैसे ही दलित छात्र ने उल्टा उसको आरोपित किया और कहा कि अगर उसकी इस लव लेटर को स्वीकार नहीं करेगी वह छात्रा, तो वह इसके आगामी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसका अर्थ था कि उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट भी लगाया जा सकता है सामान्य वर्ग की महिला या लड़की के ऊपर। अंत में पूरे मुद्दे के समाधान के लिए लड़की के माँ बाप ने यह निर्णय लिया कि उसको 50,000 रुपए दे करके मामले को शांत कराया जाए और मामला आगे ना बढ़े और उनकी अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा बनी रहे और उनकी बेटी के शैक्षणिक कार्यक्रम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब प्रश्न है कि सरकार के द्वारा या फिर यूजीसी के द्वारा जो यह नियम बनाया जा रहा है वह सामान्य वर्ग के छात्रों को किस हद तक कितना प्रताड़ित करेगा सामाजिक न्याय के नाम पे। सामाजिक न्याय का अर्थ किन्हीं विशिष्ट समूहों के हितों को साधना नहीं होता है, बल्कि समाज में सभी वर्गों के जो अधिकार हैं उसमें समता मूलक व्यवस्था को सुनिश्चित करना होता है। कोई समूह किसी समूह के साथ भेदभाव ना खड़ा करे, इसे सामाजिक न्याय कहते हैं। ना कि सरकार स्वयं कुछ समूहों के पक्ष में उतर करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का दावा करे, वही दूसरे समूहों के हितों के विरुद्ध जाए। यह वास्तव में सामाजिक न्याय ना कह करके सामाजिक विभाजन ही कहा जाएगा, जो कि अक्सर एशिया और अफ्रीका के जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्र हैं, यहां पर जो पूंजीवादी सरकारें हैं जो जाति धर्म और मजहब के आधार पर बनी हैं, वे इस तरीके से के प्रावधानों को ला करके समाज में विभाजन की खाई को सुनिश्चित करती हैं और देश के संसाधनों को लूट करके पूंजीपतियों का खजाना भरती है। भारत में ही इसकी अभिव्यक्ति अगर देखा जाए तो भाजपा, सपा, बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी रही है। वामपंथी राज्यों में इस तरीके के कानून नहीं बनते हैं। वहां वास्तव में समानता को सुनिश्चित करने के लिए, मानव गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए बेहतरीन कानून बनते हैं। अगर हम ऐसे कानून की तुलना अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से करें जो कि खुद ही एक पूंजीवादी सामाजिक ढांचे के भीतर हैं, वे अपने नागरिकों के साथ इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वहां पर भी अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जहां की लोगों की कल्चरल डाइवर्सिटी को सुनिश्चित किया जा सके और देखा जा सके कि कोई एक समूह दूसरे समूह की गरिमा को ठेस ना पहुंचाए। इसके लिए वहां के विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग कमिटियां हैं, जिसका कि आज के लेक्चर में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो वहां पर इस तरीके के भेदभाव दिखाई नहीं देते हैं। किंतु हमारे यहां अगर देखा जाए तो यूजीसी हो या कोई भी संस्था हो, सामाजिक न्याय के नाम पर केवल कुछ समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरे समूहों के अधिकारों को बलि चढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई देती है और अंत में इसका परिणाम होता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स और कुल मिलाकर के सामाजिक न्याय, सामाजिक विभाजन की भेंट चढ़ जाता है। चलते हैं हम विस्तार से समझते हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को। आप बने रहेंगे, बहुत ही बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे। इसका निष्पक्ष विश्लेषण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों पे चर्चा होगी, एनालिसिस होगा और फिर हम वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यह नियम 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा जारी किया गया। बताया जा रहा है यूजीसी के द्वारा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुकूल है। आप यहां देखते रहे 2020 के अनुकूल है। अब इसका उद्देश्य क्या है?
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एससी एसटी ओबीसी महिला फिजिकली हैंडीकैप्ड छात्रों के खिलाफ होने वाले अत्याचार को रोकना, ध्यान रखेंगे उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को रोकना, यह इसका उद्देश्य बताया गया है। ध्यान रखेंगे आज के लेक्चर की उपयोगिता यूपीएससी सोशल जस्टिस के पेपर में और पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एमए में काम आएगी। तो ये तो हो गया इसकी स्थिति। अब क्वेश्चन है कि इसको पारित करने का तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या है। तो अगर देखा जाए तो कुछ घटनाएं विश्वविद्यालय में हुई दलित छात्रों के खिलाफ, जिससे कि दलित छात्र प्रताड़ित महसूस हुए। ऐसी स्थिति में यूजीसी के द्वारा यह नियम लाया गया कि किस तरीके से महिलाओं ओबीसी और दलित छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। अगर हालिया उदाहरण देखा जाए दलितों के खिलाफ अत्याचार के, तो दिखाई देता है रोहित वेमुला केस। जी हां, जब हम बात रोहित वेमुला की करते हैं तो इस दलित छात्र की 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर लिया गया इस दलित छात्र के द्वारा। रीजन क्या था? अगर देखा जाए तो यह छात्र हैदराबाद यूनिवर्सिटी का पीएचडी का स्कॉलर हुआ करता था, जहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको सस्पेंड कर दिया और दावा किया कि यह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था। केवल रोहित वेमुला ही नहीं, इसके साथ 4 छात्रों को और पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट के तौर पे इनको हॉस्टल से बहिष्कृत कर दिया गया, इनकी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति को रोका गया और फाइनली इस लड़के ने 16 जनवरी 2016 को, इस छात्र ने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट, दूसरा अगर केस दिखाई देता है इसी तरीके का रोहित वेमुला के अलावा, तो वह दिखाई देता है एक महिला डॉक्टर का। वह महिला डॉक्टर जिसका नाम पायल तड़वी था, मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा थी, रेजिडेंट डॉक्टर थी, गायनिकोलॉजिस्ट थी, यानी महिला और बाल रोग विशेषज्ञ से संबंधित थी, विशेषज्ञता से। इस महिला को इसके सीनियर 4 डॉक्टरों ने प्रताड़ित किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और यह महिला डॉक्टर यानी कि पायल तड़वी आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन या मेडिकल कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, यहां पे जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनमें जातिवाद के बीच मौजूद होते हैं, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। और इनको यह सुनिश्चित करना था कि उस डॉक्टर की रक्षा कैसे हो या फिर रोहित वेमुला जैसे जो गतिविधियां हुई हैं उसका निदान या हल सार्थक तरीके से निकाला जाए। जब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसा कर पाने में असमर्थ हुए, इनको न्याय दिला पाने में असमर्थ हुए, तब जाकर के यूजीसी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कानून पूरी तरीके से काला कानून ही है, निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, लेकिन इसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि यह जो कानून जो सरकार लेकर के आई है, इसके कौन से प्रावधान हैं, कौन से प्रावधान हैं। तो जब इसके प्रावधानों की हम बात करते हैं तो सबसे पहला प्रावधान दिखाई देता है कि इसमें एक समन्वयक समिति के गठन की बात की गई है। कहां? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और विश्वविद्यालयों में, जो कि समानता केंद्र का गठन करेंगे और एक समिति का गठन करेंगी, जिसमें कि प्रत्येक संस्था में एक इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। आप यहां देखते रहे, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इस इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर में एससी एसटी महिला दिव्यांग छात्रों को शामिल किया जाएगा और उसको इस बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ इसका अगला प्रोविजन क्या किया गया है? ग्रेवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया है कि अगर इन छात्रों के खिलाफ अगर कोई भी सामान्य वर्ग का छात्र अभद्र टिप्पणी कर रहा है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है या इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई 24 घंटे के भीतर हो गई, यानी 24x7 हेल्पलाइन बनाया जाएगा। फिर इसके अलावा इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा प्रोफेसर्स के नेतृत्व में, और यह इक्विटी स्क्वाड जनरल छात्रों पर निगरानी करने का कार्य करेगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक इक्विटी एम्बेसडर की नियुक्ति होगी, जो कि प्रोफेसर होगा विश्वविद्यालय का। ध्यान रखेंगे यही सारे प्रोविजंस अभी समस्या के कारण बनेंगे। इसमें क्या बारीकियां, इसमें कोई भी चीज जो इक्विटी स्क्वाड हो या इक्विटी एम्बेसडर हो, इस कमिटी में सामान्य वर्ग के छात्रों को, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और प्रोफेसरों को शामिल नहीं किया गया है ना समस्या। नेक्स्ट, अगली चीज, फिर इसमें कुछ दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। क्या है प्यूनिटी प्रावधान? कि यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उस हायर इंस्टीट्यूट्स को या विश्वविद्यालय को सजा के तौर पर या तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जा सकती है यूजीसी के द्वारा, या फिर केंद्र सरकार जो ग्रांट देती है या एड देती है उस एड को रोक सकती है, या फिर दोनों ही गतिविधियां सरकार उस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के खिलाफ ले सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सामाजिक न्याय को समझने की दृष्टि से भी। तो
अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर इसके अलावा अगला प्रावधान क्या है, वह प्रावधान है रिपोर्टिंग की। जब हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो उस हायर इंस्टीट्यूट्स को, और विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज हो, उन सबको प्रतिवर्ष यूजीसी को अपनी 1 साल की वार्षिक रिपोर्ट को सौंपना होगा। ध्यान रखेंगे, एनुअल रिपोर्ट यूजीसी को सौंपना होगा कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन ने कितनी सार्थक भूमिका निभाई है और वे इस कानून के तहत किस प्रकार से न्याय दिला रहे हैं एससी एसटी छात्रों को, महिलाओं को और दिव्यांगजनों को। नेक्स्ट, फिर उसके बाद एक अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है वह है आपका कि 2012 में पहले से कानून मौजूद था। ध्यान रखेंगे, 2011 में एक बिल आया जिसका नाम था एनएससीडीबी बिल। उस विधेयक में ओबीसी की स्पष्ट परिभाषा नहीं थी। नए कानून के तहत उसमें ओबीसी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए शामिल कर लिया गया है। यानी पुराना कानून जो कि एससी एसटी, दिव्यांग और महिलाओं के लिए था, नए वाले कानून में ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखेंगे, और कई ओबीसी जातियां शुरू से ही दबंग जातियों के तौर पे जानी जाती रही हैं। आप जाटों को ले लें, गुर्जरों को ले लें, यादवों को ले लें, तो क्या आपको लगता है कि इनके साथ कभी सामाजिक भेदभाव हुआ है? ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो जाटलैंड में आप चले जाएंगे, आप गुजरात में पटेल लैंड के इर्द गिर्द चले जाएंगे, तो यहां पे ये जातियां ही अन्य जातियों का शोषण करते हुए नजर आई हैं, और खासकर दलितों का। ऐसे में इनको इसमें बैकवर्ड मान करके शामिल कर लेना कितना औचित्यपूर्ण है। तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा क्या चीज प्रावधान किया गया है कि जो 2012 में या 11 में जो कानून आया था एनएससीडीबी, हालांकि वो अभी तक लागू नहीं किया था सरकार ने पुरानी, क्योंकि उसके भीतर की कमियों से वह परिचित थी। उसमें यह प्रावधान किया गया है था, ध्यान रखेंगे, वो इंप्लीमेंटेड नहीं था। उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई एससी एसटी का छात्र या महिला किसी भी छात्र के ऊपर, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो या किसी अन्य वर्ग का, अगर झूठी शिकायत दर्ज करती है या करता है, तो ऐसे में उस दलित छात्र को या उस महिला छात्र को दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा झूठी शिकायत करने पर, यानी बेवजह किसी को बदनाम करने पर। लेकिन नए कानून में, इसीलिए इसको काला कानून बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा, नए कानून में झूठी शिकायतों पर जो सजा का प्रावधान है या दंडात्मक कार्रवाई है, प्यूनिटिव एक्शन है, उसको हटा लिया गया। वाह रे मेरी मोदी सरकार, वाह रे मेरी यूजीसी। ध्यान रखेंगे, यानी कि अगर नवनाथ मिश्रा किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है या मैं अपने कॉलेज जाता हूं पढ़ाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मेरे खिलाफ या किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ कोई दलित वर्ग का छात्र जब चाहे, कोई महिला जब चाहे, झूठे आरोप गढ़ सकती है भेदभाव का। निश्चित तौर पे जाहिर सी बात है, मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, अब मुझे पढ़ाते वक्त अगर अंबेडकर को पढ़ाना है तो दलित एससी एसटी की कमजोरियां बतानी है, ब्राह्मणों की कमजोरियां बतानी है, तो किसी न किसी रूप में ना चाहते हुए भी जाति से संबंधित असमानता मूलक शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे। ध्यान रखेंगे, उद्देश्य छात्रों को समझाना होता है, ना कि किसी जाति का भेदभाव करना। ऐसी स्थिति में हमें कोई संरक्षण नहीं है। और झूठे आरोप में अगर किसी छात्र को मैंने डांटा व्यक्तिगत तौर पे, वह पढ़ नहीं रहा है, या फिर दूसरे छात्रों ने डांटा उसको, तो क्या ऐसी स्थिति में यह कानून, जब वह छात्र बदले की भावना से झूठा आरोप लगाएगा, तो सामान्य वर्ग के छात्रों की रक्षा कर पाएगा, टीचरों की रक्षा कर पाएगा? शायद नहीं। अब मामला जब बाद में झूठा साबित ही हुआ, तो क्या हमारी गरिमा वापस आ जाएगी? ऐसी स्थिति एससी एसटी एक्ट में भी देखने को मिली है, जहां पर कई सारे मामले जो पूर्व से एससी एसटी कानून है, झूठे आरोप लगाए गए सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर, साल 2 साल जेल में रहने के पश्चात वो सामान्य वर्ग का आदमी छूटा, लेकिन एससी एसटी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार इसके नाम पर एससी एसटी कानूनों में जो प्रावधान है, दुरुपयोग करते हुए पैसे की वसूली हुई। अब एक नया यह कानून उसके साथ जोड़ देना, यह कितना हास्यास्पद है। तो यहां तक की स्थिति, इसके प्रावधानों को आप ठीक से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं अब इसके विश्लेषण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखें जरा सा इसका हिस्टोरिकल हम कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया एनएससीडीबी, तो एनएससीडीबी की अगर हम बात करें, इससे तुलना करते हैं, तो जो पुराना कानून है और नया कानून है, दोनों ही सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वतः संदेह के दायरे में ला देता है। ध्यान रखेंगे, सामान्य वर्ग को स्वतः संदेह के दायरे में ला देता है। पुराने और नए में यह असमानता है। फिर उसकी चीज अगर देखें तो यूएसए इसमें, और नए में और पुराने में थोड़ा सा अंतर क्या रहा है, यूएसए और यूके जैसे देशों में भी इस तरीके के कानून हैं। अगर देखा जाए तो कैंपस डाइवर्सिटी जैसी
जो संस्थाएं हैं या फिर जो बोर्ड बनाए गए हैं वहां के विश्वविद्यालयों में, वह सभी वर्गों के हितों के सुनिश्चित करने में या प्रतिनिधित्व पर फोकस करते हैं, उनके कल्याण पर बल देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो यह भारतीय कानून है इसमें समानता का अभाव है। अगर आप दलितों का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं, ओबीसी का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं, महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं, तो ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने से के लिए क्या लंदन से सरकार आएगी? क्या यूजीसी को या सरकार को इस बात की समझ नहीं है? हालांकि सरकार इस तरीके का कानूनों को जब लागू करवाती है तो बैकफुट पे चली जाती है और बोलती है कि यूजीसी स्वायत्त संस्था है या बैंक स्वायत्त संस्थाएं अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, कोई भी संस्था चाहे जितनी भी स्वायत्त हो, यह संसद के दायरे से बाहर नहीं है, यह एग्जीक्यूटिव के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वह राज्य का राज्यपाल होता है, वह केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर ही कार्य करता है, ना कि राज्य के राज्य प्रमुख के तौर पर। और इसका व्यवहारिक उदाहरण आप पीछे देख सकते हैं। तो कैसे मान लें कि सरकार इसमें शामिल नहीं है इन सब नियमों में? नाउ अगली स्थिति को देखें जरा सा, तो ये चीजें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या चीज पे आते हैं, अब हम इसके चैलेंजेस को देखते हैं जरा सा। कुल मिलाकर समझिए कि संतुलन का अभाव है, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से। अब देखें, इसमें सकारात्मक और चुनौतियों पे चलते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है इसके, यानी एनालिसिस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब तो इसमें क्या दिखाई देता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकना एक सराहनीय कदम है सरकार का, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरी चीज क्या है, ओबीसी को मुख्य धारा में जो सरकार ने लाने का कार्य किया है यह भी सराहनीय है, क्योंकि ओबीसी की रक्षा के लिए कोई भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बेहतर प्रयास नहीं किया। जैसा कि मैंने अभी पुराने कानून की जिक्र किया तो उसमें ओबीसी को जगह नहीं दी गई थी। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हेल्पलाइन की बात की गई है, जो एंटी रिटेलिएशन क्लॉजेस इसमें डाले गए हैं, वह पीड़ित को या पीड़िता को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे और उनको और सशक्त बनाएंगे। तो ये तो है इसकी अच्छाइयां। जब हम इसके चुनौतियों की तरफ चलते हैं तो उसमें हमें क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहला है अस्पष्ट व्याख्या है, वेग है सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस, कौन सा लाभ किस रूप में कार्य करेगा, और अस्पष्ट व्याख्या है और इसका मनमानी दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण के तौर पे खुद को ही रख करके दिखाया। फिर इसमें क्या दूसरी कमी दिखाई दे रही है कि यह संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित करेगा, यानी कि इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को प्रभावित करेगा, क्योंकि बार बार इसमें यह जिक्र किया जा रहा है कि अगर जो कोई भी उच्च शैक्षणिक संस्थान इसको लागू नहीं कर पा रही है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार उसका फंड रोक सकती है या एड को रोक सकती है, तो ये एक बड़ी समस्या है। तीसरी चीज क्या दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना। जी हां, अगर आप देखें तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। हाल के वर्षों में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिरा है, अब वह देख रही है कि फॉरवर्ड क्लास उसके हाथ से निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातिवादी कानूनों को बना करके सामाजिक न्याय के नाम पर अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखे। हमेशा से पूंजीवादी सरकारें ऐसा करती रही है, भाजपा सपा बसपा। नाउ नेक्स्ट, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फिर इसमें क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो इससे फ्यूचर में जो सामाजिक सौहार्द है उसके बिगड़ने का खतरा दिखाई देता है। जी हां, जो चीजें सामाजिक न्याय के नाम पर जाति और वर्ग के हितों के लिए विश्वविद्यालय में समितियों का निर्माण कर रही हैं, तो बच्चे की नर्सरिंग यानी परवरिश में शुरू से ही यह विभेद चला जाएगा कि मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं यादव हूं, तो आगे चल करके देश की एकता के लिए यह विखंडनकारी प्रवृत्ति के तौर पे कार्य करेगा और देश एक होने की बजाय विभाजन की तरफ बढ़ेगा। याद करिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा रहा था तो मैं चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जब कंपैरिजन कर रहा था तो ऐसी स्थिति में साफ साफ ये बातें दिखाई दे रही थी कि क्यों जो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है वह एकता की तरफ है और भारतीय संविधान में कैसे विभाजनकारी लक्षण मौजूद हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ये तो इसकी स्थिति आ गई। फिर उसके अलावा अगली अगर इसकी चुनौती और आलोचना की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या चीज दिखाई दे रहा है, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन कर रहा है, 15+1 का। जानते ही है कि 15+1 क्या है फंडामेंटल राइट्स का। यह साफ साफ कहता है कि किसी के एक साथ भी जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यह कह रहा है, कुछ लोग आप मेरे इस क्लास को काट सकते हैं कि नहीं अनुच्छेद 15(3) 15(4) में महिलाओं ओबीसी आदि के कल्याण के लिए बात कही गई है, तो ध्यान रखेंगे वो अफर्मेटिव एक्शन के तौर पे बात किया गया है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात किया गया है 15(4) और 15(3) में अनुच्छेद। वह यह नहीं कहा गया है कि इनके उत्थान के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को तुम दबा करके रखो या उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए।
तो जो चीज एक समूह को उठाने के लिए है, उस कानून का प्रयोग करते हुए या संविधान की उस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए आप दूसरे समाज को दबाने के लिए थोड़े ही नियमों का निर्माण कर सकते हैं। आप दलित ओबीसी के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15 और 3 और 15(4) का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि उसका सहारा लेकर ऐसा कोई कानून बना जिससे कि सामान्य वर्ग को सप्रेस किया जाए। फिर यह सामाजिक न्याय होगा कहां से? एक को उठाना और एक को गिराना, तो यह तो सामाजिक अन्याय पहले की तरह ही विद्यमान होगा। बस फर्क इतना होगा कि पहले किसी और के साथ सामाजिक अन्याय होता था, अब किसी और के साथ सामाजिक अन्याय होगा। तो कुल मिलाकर के कि सामाजिक अन्याय की भावना को यह बढ़ावा देगा और जो सामाजिक न्याय है उसको यह कमजोर करेगा। तो यह तो हुआ इसका क्रिटिसिज्म। अब हम इसके सुझाव और आगे की राह पे चलते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना होगा कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन मिले। जी हां, अगर इसमें इस समिति जो कॉलेज स्तर पे जो कमेटियां गठित हो रही हैं एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के हितों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके रक्षा के लिए, अगर उसमें सामान्य वर्ग के छात्रों, इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रों को भी प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, तो इसमें सरकार का क्या जाता है? अगर अल्पसंख्यक छात्र के साथ अन्याय हुआ तो इसकी रक्षा कौन करेगा? सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ हुआ तो इसकी रक्षा कौन करेगा? जैसा कि मैंने अभी बताया कि सोशल मीडिया पर दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ये घटना सुनाई दे रही है। अब उस बच्चे की हितों की रक्षा कौन करेगा? नेक्स्ट, अगली चीज, क्या चीज इसमें दिखाई देता है? प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज। जी हां, जो झूठी शिकायत का प्रावधान पुराने कानूनों में था, जो कि लागू नहीं हुए थे, कि अगर कोई झूठी शिकायत आ रही है तो उसको सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा शिकायतकर्ता को। लेकिन यहां जो सरकार इसको हटा ली है इस क्लॉज से, तो इसका मिसयूज और बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि उस पुराने वाले कानून को फिर से ऐड करे कि जो झूठी शिकायत करने वाला होगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी, आईआईएम ले सकते हैं। फिर ध्यान रखेंगे अगली चीज क्या है, इसमें भेदभाव की जो परिभाषा है वह स्पष्ट नहीं है, उसको और ज्यादा स्पष्ट बनाने की जरूरत है। और इक्विटी कमेटी में सभी समूहों के सदस्यों को और संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, किस लिए? विचार विमर्श के लिए, और विचार विमर्श के बाद ही यह कानून उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में लागू किया जाना चाहिए। और कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर पे जो भी ये स्क्वाड्स बन रहे हैं, इनके प्रशिक्षण का व्यवस्था किया जाए। हाल में ही अभी मैंने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर हैं बृजेंद्र सिंह चौहान, इन्होंने चैट जीपीटी को बता दिया कि यह सवर्णों की अभिव्यक्ति है। तो जो विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक इस तरीके की मानसिकता से ग्रसित हो, अगर उसे किसी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा तो निश्चित तौर पे वह जाति विशेष के प्रति दुर्भावना रखेगा ही रखेगा। यह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और आईएएस इंटरव्यूज में बैठते हैं पैनल्स में, मॉक इंटरव्यू में भी और रियल इंटरव्यू में भी। ध्यान रखेंगे, मैं अपने प्रतिद्वंदी के तौर पे इन्हें नहीं देख रहा हूं, लेकिन इनके स्वभाव से यही दिखाई दिया हाल के में जो इन्होंने अपने कई सारे स्टेटमेंट्स जारी किए। तो इसमें एक और सुधार किया जा सकता है कि इसको सबसे पहले पायलट परियोजना के तौर पे लागू किया जाए। कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में इसे लागू किया जाए। अगर ये वहां सफल होता है तभी इसको अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू करने की सरकार प्रयास करे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च कर सकती है। फिर इसके अलावा संवाद पे बल दिया जाए। ध्यान रखेंगे, यानी कि जो भी इस हितधारक हैं, छात्र हैं, प्रोफेसर हैं, इन सब के बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, विचार विमर्श किया जाना चाहिए, तब जाकर के इसको पूर्ण रूप से अनिवार्य बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के पेपर के लिए और साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए। और जो लोग छात्र नहीं हैं और देख रहे हैं व्यूअर्स, तो आप चैनल पे बने रहेंगे, इस तरीके के सामाजिक मुद्दे आपके बीच में लाते रहूंगा। मैं आपका अपना नवनाथ मिश्र।